स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में और हम लोगों ने पिछले 2 पार्ट में तंत्रिका तंत्र की संरचना के बारे में, उसके आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया और हमने बात की थी नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बारे में और हमने बात की थी कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन नर्व सेल है। और ये भी हमने बात की थी कि ये न्यूरॉन ये नर्व सेल डिफरेंट टाइप्स की होती है। आज हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र से संबंधित नर्व की फिजियोलॉजी से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर। पहले तो हम बात करेंगे स्टिम्युलाई उद्दीपनों के बारे में और फिर हम लोग बात करेंगे इम्पल्स के बारे में, आवेग के बारे में। मोस्ट पॉपुलरली ये इम्पल्स नर्व इम्पल्स तंत्रिका आवेग के नाम से जाने जाते हैं। तो टॉपिक हमने शुरू किया है नर्व फिजियोलॉजी और उसकी इन 2 एस्पेक्ट पर आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। पहली बात मैं करूंगा स्टिम्युलाई की, उद्दीपन की। अगर हम उद्दीपन को, स्टिम्युलाई को परिभाषित करना चाहें तो इसे किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 कि उद्दीपन जो है ये एक प्रकार का चेंज, परिवर्तन है। और ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंज है, या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा हो या फिर ये परिवर्तन इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रहा हो। तो जब भी हम उद्दीपन की बात करें, स्टिम्युलस की बात करें, तो उसमें जो पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है जो हमें ध्यान में होनी चाहिए वो ये है कि जो उद्दीपन है, जो स्टिम्युलाई है, ये एक प्रकार का परिवर्तन है, एक प्रकार का चेंज है। अब ये चेंज या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा हो या फिर ये परिवर्तन इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रहा।
एक चीज। नंबर 2, अगर मैं इस बात को आगे डिटेल डिस्कस करूं तो क्या सभी प्रकार के परिवर्तन उद्दीपन होंगे? ऐसा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि कई बार परिवर्तन तो हो रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी, इंटरनल एनवायरनमेंट में, लेकिन ये परिवर्तन उद्दीपन की तरह कार्य नहीं करते। इसका मतलब सभी प्रकार के एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस उद्दीपन नहीं होते। लेकिन ये बात सही है, उद्दीपन हमेशा एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंटल चेंज होगा, लेकिन सभी ऐसे चेंजेस उद्दीपन हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो हम कौन से परिवर्तनों को उद्दीपन कहेंगे, ये हम बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, थोड़ा सा नर्व फिजियोलॉजी पे बात करें। कल हम लोगों ने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात की थी और वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो एक न्यूरॉन है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां एक प्रवर्ध, एक प्रोसेस था डेंड्राइट। तो जो न्यूरॉन के ये डेंड्राइट हैं, ये संवेदी अंगों में, स्किन है, टंग है, आईज हैं, यहां सब जगह ये फैले रहते हैं। और डेंड्राइट का काम है इन परिवर्तनों को, चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहे हो, चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रहे हो, इन परिवर्तनों को ग्रहण करना। अभी तक तो मैंने कहा कि ये केवल परिवर्तन है, डेंड्राइट ने इन्हें रिसीव किया, और अगर ये परिवर्तन डेंड्राइट से कोशिका काय, सेल बॉडी तक पहुंचे, डेंड्राइट का तो काम है परिवर्तनों को ग्रहण करना, उन्हें सेल बॉडी तक पहुंचाना। वहीं पर एक्सॉन है, तो एक्सॉन का वो हिस्सा जो सेल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, एक्सॉन का इनिशियल पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट, उसे एक्सॉन हिल ऑक रीजन के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये परिवर्तन वहां पहुंचे और इन परिवर्तनों के कारण अगर एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, वहां पर आयनों की व्यवस्था अगर बदल जाती है और वहां आवेग उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे परिवर्तन उद्दीपन कहलाएंगे। तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। हिंदी में हम कहेंगे दहलीज आवृत्ति, कि ये परिवर्तन ऐसे होने चाहिए कि ये एक्सॉन की झिल्ली पर आयनों की व्यवस्था को बदल दे और वहां आवेग उत्पन्न कर सकें, तो ये परिवर्तन
उद्दीपन कहलाएंगे। और अगर ये परिवर्तन ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इन्हें केवल परिवर्तन कहा जाएगा, उद्दीपन नहीं कहा जाएगा। तो अभी तक उद्दीपन से संबंधित दो महत्वपूर्ण जानकारियां हमने डिस्कस की कि उद्दीपन परिवर्तन है जो या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है या इंटरनल एनवायरनमेंट में हो रहा है। दूसरी बात जो मैंने यहां डिस्कस की कि सभी प्रकार के परिवर्तन, उद्दीपन हो, स्टिम्युलाई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमने यहां डिस्कस किया थ्रेशोल्ड वैल्यू को, दहलीज आवृत्ति को, दहलीज मान को। नंबर 3, अब ये जो उद्दीपन है, स्टिम्युलाई है, ये तो कई प्रकार के हो सकते हैं क्योंकि परिवर्तन भी कई प्रकार के हैं। तो बेसिकली हमने उद्दीपनों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1, फिजिकल स्टिम्युलस, हिंदी में भौतिक उद्दीपन, जैसे ताप में परिवर्तन होता है, कहीं पर टेम्परेचर कभी कम हो गया, टेम्परेचर कभी बढ़ गया, या लाइट की बात करें, प्रकाश की मात्रा कम हो गई, प्रकाश की मात्रा बढ़ गई, तो लाइट है, टेम्परेचर है, ये दोनों फिजिकल स्टिम्युलस, भौतिक उद्दीपनों के उदाहरण हैं। दूसरी बात मैं करूंगा मैकेनिकल स्टिम्युलस की। इन्हें यांत्रिक उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। प्रेशर, जो दाब है, वो एक प्रकार का यांत्रिक उद्दीपन है। टच, स्पर्श है, ये भी एक प्रकार का यांत्रिक उद्दीपन है। और तीसरे प्रकार की जो कैटेगरी है उद्दीपनों की, वो है केमिकल, रासायनिक उद्दीपन, जैसे अल्कोहल, एसिड, ईथर, ये जो केमिकल्स हैं, इनके कारण अगर कोई परिवर्तन हो और आवेग उत्पन्न हो जाए तो ऐसे उद्दीपन आपके रासायनिक उद्दीपन या केमिकल उद्दीपन कहलाते हैं। तो हमने बात की आज की पहली एस्पेक्ट की, और आज की पहली एस्पेक्ट जो थी हमारी, वो थी स्टिम्युलाई, उद्दीपन। तो हमने उद्दीपनों के बारे में 2 महत्वपूर्ण जानकारियां डिस्कस की, और फिर उद्दीपनों की 3 कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया, फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल, और सबके कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस की। अब मैं बात करूंगा इंपल्स की। तो मैं इंपल्स की बात करूं उससे पहले कुछ जानकारियां हम समझते हैं। नंबर 1, जब किसी भी प्रकार का कोई उद्दीपन नहीं है, हालांकि डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, तो मान लो मैंने एक स्थिति ली और ये मैंने एक एक्सॉन जो है, तंत्रिका तंतु जो है, उसके एक हिस्से को प्रदर्शित किया। अभी मैं बात कर रहा हूं
कि अभी कोई उद्दीपन नहीं आया, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन डेंड्राइट के द्वारा ग्रहण नहीं किया गया, तो जो तंत्रिका तंतु है उसमें आयनों की व्यवस्था कैसी है वो आप देखें कि हम क्या देखते हैं कि तंत्रिका तंतु पर आयनों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है। तंत्रिका तंतु की जो झिल्ली है एक्सॉन की, उसके भीतर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? इस कंडीशन को हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेज। और अगर इस समय हम पोटेंशियल विभव की गणना करें तो ये विभव अप्रोक्सीमेटली -90 मिलीवोल्ट आता है। इस समय झिल्ली विश्राम अवस्था में, इसलिए इस पोटेंशियल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP के नाम से जाना जाता है। यानी अभी जो परिवर्तन आए वो केवल परिवर्तन है, उद्दीपन नहीं है। तो ये एक व्यवस्था थी कब? विश्राम अवस्था में, जब किसी भी प्रकार का कोई उद्दीपन नहीं है। तो 3 क्वालिटी याद रखें। तंत्रिका तंतु यानी एक्सॉन की झिल्ली के भीतर नेगेटिव चार्ज है, इसे पोलराइज्ड स्टेज कहेंगे। और विभव झिल्ली के भीतर -90 मिलीवोल्ट है, जिसे विश्राम कला विभव RMP के नाम से जाना जाता है। मान लो कोई परिवर्तन आया और वो परिवर्तन एक्सॉन की झिल्ली पर परिवर्तन ला रहा है। परिवर्तन कैसे लाया कि उस परिवर्तन के कारण हम क्या देखते हैं कि झिल्ली पर जो आयनों की व्यवस्था थी वो उल्टी हो गई। पहले अंदर नेगेटिव चार्ज थे, अब अंदर पॉजिटिव चार्ज आए, तो झिल्ली की जो पोलराइज्ड अवस्था थी वो लॉस्ट हो गई। इस नई स्टेज को हम क्या कहेंगे? डीपोलराइज्ड स्टेज। और इस समय अगर हम पोटेंशियल देखें तो इस पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। अप्रोक्सीमेटली ये आपके वैल्यू है +65 मिलीवोल्ट। इस समय झिल्ली एक्शन में है, उत्तेजित है, इसलिए इसे सक्रिय कला विभव एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। फिर जब एक बार ये अवस्था आ जाएगी तो तंतु जो तंत्रिका का है, एक्सॉन का है, वो वापस कौन सी अवस्था में आ जाएगा? उसे हम रीपोलराइज्ड स्टेज कहेंगे। पोटेंशियल वापस -90 हो जाएगा। ये हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। यहां ये बात बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि जब भी ये स्टिम्युलस आएंगे, उद्दीपन आएंगे, तो तंत्रिका तंतु एक्सॉन की झिल्ली पर हम देख रहे हैं कि आयनों की व्यवस्था बदल रही है, और इसी को हम इंपल्स आवेग के नाम से जानते हैं। तो क्या कहेंगे? तंत्रिका तंतु पर, एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर जो आयनों का वितरण है, यानी उसके भीतर उसके बाहर आयनों का यही वितरण आवेग, नर्व इंपल्स, तंत्रिका आवेग के नाम से जाना जाता है। और इसी आवेग के रूप में तंत्रिका तंत्र में सूचनाएं
स्थानांतरित होती हैं उस समय पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड, ये 3 अवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं। तो इंपल्स क्या है? एक्सॉन की झिल्ली पर, उसके भीतर और उसके बाहर आयनों का जो विशिष्ट वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे इंपल्स या आवेग के नाम से जाना जाता है। हालांकि डिटेल हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज 2 बातें डिस्कस की, उद्दीपन, आवेग की बात की। तो आवेग पहली बार एक्सॉन हिल हॉक रीजन में उत्पन्न होता है और फिर इन अवस्थाओं से होकर वो एक्सॉन के प्रोक्सिमल हिस्से से डिस्टल सिरे तक, दूरस्थ सिरे तक इलेक्ट्रिकल रूप से, विद्युतीय रूप से आगे ट्रांसमिट होता है, संचारित या संप्रेषित होता है। तो यहां तक आपको समझ में आया। अब कल हम डिस्कस करेंगे इंपल्स ट्रांसमिशन की बात, कि जो आवेग है उसका संप्रेषण, उसका संचरण किस प्रकार होता है। 2 स्टेप हैं उसकी। पहले इलेक्ट्रिकल मेथड से आगे जाएगा, फिर केमिकल मेथड से आगे जाएगा। तो इंपल्स ट्रांसमिशन की 2 स्टेप्स हैं। बाय इलेक्ट्रिकल मेथड वो कल डिस्कस करेंगे, बाय केमिकल मेथड वो कल डिस्कस करेंगे। तो वहां बेसिकली हमारा डिस्कशन ये रहेगा कि पोलराइज्ड स्टेज में ऐसा अरेंजमेंट क्यों है, आखिर ये पोटेंशियल क्यों आया। डीपोलराइजेशन स्टेज में ऐसा पोटेंशियल क्यों आया, और जब वापस रीपोलराइजेशन स्टेज आएगी तो पोटेंशियल दोबारा -90 क्यों हो जाता है। उसमें कौन से आयनों का कंट्रीब्यूशन है, कौन से चैनल्स अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज उद्दीपन के बारे में, इंपल्स के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली होगी। और हम महसूस भी करते हैं कि कई बार परिवर्तन तो हो रहे हैं बाहरी वातावरण में, लेकिन आवेग के रूप में सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती, हमें पता ही नहीं चलता क्या हुआ है। तो ऐसे परिवर्तन उद्दीपन नहीं होंगे, वो केवल परिवर्तन है। तो एक परिवर्तन कब उद्दीपन बन जाएगा, ये आज हमने समझाने की कोशिश की। थैंक यू ऑल ऑफ यू।